चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, तो त्योहारों में तो खुशी होनी चाहिए, नाच गाना होना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा दृश्य है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश का बिहारीकरण इस चुनाव में हो गया। बिहार में चुनाव में जैसी हिंसा की खबरें मिलती थी पढ़ने को, वैसी खबरें पहली बार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। इंदौर बड़ा शांति का टापू है। यहाँ उम्मीदवारों में प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन जब आमने सामने मिलते हैं तो एक दूसरे के घर चले जाते हैं वोट मांगने के लिए। जैसे कैलाश विजयवर्गीय संजय शुक्ला के घर चले गए, संजय शुक्ला ने उनके पैर छू लिए क्योंकि वो उनके पिता के जमाने के मित्र हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती है। जब इंदौर से सुमित्रा महाजन लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस के पंकज संघवी उम्मीदवार थे, तो उन्होंने कहा था कि भाभी, अब बहुत साल हो गए, अपने घर की जिम्मेदारी संभाली, अब इंदौर की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। यहाँ चुनाव में भी बाबा, दादा, भैया, रमेश मेंदोला को शहर में लोग दादा बोलते हैं, संजय शुक्ला को भैया बोलते हैं, तो बड़ा पारिवारिक माहौल होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि न केवल चंबल ग्वालियर इलाके में, बल्कि इस इलाके में भी हिंसा की घटनाएं हुई। इंदौर में हुई हिंसा की घटना, पीटने वाले कोई विधायक का बेटा है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं डंडे बरसाए जा रहे हैं, कहीं थप्पड़ मारे जा रहे हैं। इंदौर में, भोपाल में, चंबल इलाके में इस तरह की सारी वारदातें हो रही है। मुझे लगता है कि इस सब के पीछे षड्यंत्र हो सकता है। यह हो सकता है कि किसी तरह चुनाव को स्थगित करवा दिया जाए, हिंसा को बढ़ावा देके, ताकि बहाना बनाया जा सके। और ये जो भीड़ ग्वालियर इलाके में दिख रही है मतदाताओं की, ये मुझे लगता है कि इसमें अधिकांश लोग वो होंगे जो लाए गए होंगे 5 बजे 6 बजे के पहले, कि आपको चलो भाई, जिन आपने वोट नहीं दिया है तो वोट देने के लिए आप आइए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो चुनावी रणनीतियां हैं वो बड़ी अलग अलग तरह की है। जैसे एक उम्मीदवार हैं, महू से वो खड़े हुए, तो उन्होंने, उन्हें डर था कि मुस्लिम मतदाता उन्हें वोट नहीं देंगे, वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में जाके कोई प्रचार नहीं किया जो मुस्लिम बस्तियां थी, लेकिन ये कहा कि मतदान होने के बाद रात को 8 बजे के बाद आप हमारे दफ्तर में आइए, और अगर आपने वोट नहीं दिया है, आप अपनी उंगली दिखाइए कि अगर आपने वोट नहीं दिया है, तो आप उसका कैश पेमेंट ले जाइए, 1000 रुपया या 500 रुपया। उन्हें यह लगता था कि लोग बीजेपी को तो वोट देंगे ही नहीं, कहीं वो कांग्रेस को वोट न दे दें। तो ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिसकी कल्पना चुनाव आयोग भी शायद ही करता होगा मध्य प्रदेश में। लेकिन जो आंकड़ों का खेल है, बड़ा विचित्र होता है। झूठ 3 तरह के होते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी इस पे शायद इसकी ताकीद करेंगे। झूठ 3 तरह के होते हैं। एक तो झूठ, दूसरा सफेद झूठ, और तीसरा झूठ है आंकड़े। आंकड़े जिस तरह से पेश किए जाते हैं, कई बार वो झूठ से भी बढ़कर होते हैं। सफेद झूठ भी उसके पीछे होता है। अब जैसे पिछले चुनाव में जितने वोट बीजेपी को और कांग्रेस को मिले थे, तो बीजेपी भले ही कहे कि हम बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन जितने वोट कांग्रेस को मिले और बीजेपी को वोट मिले, आंकड़ों ने साबित किया कि मामला कुछ और था। 2018 की बात करें, 2018 में 74% वोट पड़े थे मध्य प्रदेश में, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, 114 वोट सीट मिली थी। बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, 2 सीटें कम थी। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और 28 सीटों पर मतदान हुआ, तो उस 28 सीटों के मतदान में वोटों का प्रतिशत रहा, सभी 28 सीटों पर जहां एक साथ उपचुनाव हुए थे, उसे मिनी आम चुनाव कहा गया था। उस मिनी आम चुनाव में 79% वोट पड़े थे, यानी 4% वोट बढ़े थे करीब करीब। और उस चुनाव में बीजेपी को 28 में से 19 सीटें मिली थी। तो जिस तरह से वोट स्विंग हुए, ये बड़ा अजीब खेल है। कैसे वोट डलवाए गए, ज्यादा वोट डलवाए गए। और जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जिसका कार्डर बेस बड़ा होता है, वो ज्यादा लोगों को पकड़ के वोट डलवाने के लिए ला सकती है, ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है, इसमें दो मत नहीं। और बीजेपी और आरएसएस की इसमें महारत है कि जहां जिन 2018 के चुनाव में 43 सीटें ऐसी थी मध्य प्रदेश में, जिसमें चुनाव परिणाम केवल 3% के अंतर से हुआ था। 3% वोट किसी को कम आए तो हार जीत हुई थी।
तो चुनाव में अगर 2% वोट भी स्विंग हो जाते हैं या 1.5% वोट भी स्विंग हो जाते हैं तो नतीजे को बड़ा प्रभावित करेंगे। इस बात को कहा जा सकता है। अभी आज रात तक आंकड़े आ जाएंगे कितनी प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा मध्य प्रदेश में कि अगर मध्य प्रदेश में महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है तो इसका मतलब ये कि वो लाडली बहना के प्रचार में वो आ गई हैं कि लाडली बहना के प्रभाव में है। अगर महिलाओं का मतदान कम होता है, पिछले चुनाव में महिलाओं का मतदान, महिला वोटरों की संख्या लगभग 2% कम थी। ये शुद्ध आंकड़े में बात कर रहा हूं, इसमें आंकड़ों का कोई हिसाब नहीं होता, कोई गणित नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, बस आंकड़े हैं तो होते हैं और वे कई बार झूठ होते हैं, कई बार बड़े खतरनाक झूठ होते हैं। तो अब ये चुनाव बताएंगे मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना किस तरह लोगों ने पसंद की है या नहीं की है। और बीजेपी की सरकार ने जो तमाम घोषणाएं की है, हजारों घोषणाएं, 22,000 घोषणाएं की हैं, कई वादे किए हैं, वो कितने, उस पर लोगों ने कितना अमल किया है। तो ये बीजेपी की कड़ी परीक्षा है। एक और बात, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को सामने न लाने का जो निर्णय था बीजेपी का, आखिरी दौर में बीजेपी उससे बहुत परेशान भी हुई थी और बीजेपी को लगा कि यह गलत फैसला हुआ है शिवराज सिंह चौहान को सामने न लाकर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से प्रचार कर रहे थे वे एक तरह से नरेंद्र मोदी के पैरेलल थे और नरेंद्र मोदी ने जितनी सबसे ज्यादा सभाएं, 160 सभाएं केवल शिवराज सिंह चौहान ने की थी। तो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान पैरेलल रूप में नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश में थे कि भले ही विज्ञापन में हो कि एमपी के मन में मोदी, लेकिन एमपी के मन में मोदी ये शिवराज सिंह मानने को तैयार नहीं थे। और एक बात जो कुछ देर पहले प्रशांत जी ने कही थी कि इस चुनाव में नड्डा जी, चुनाव के बाद नड्डा जी के ही बयान सबसे ज्यादा आएंगे, इसमें कतई, इसमें दो मत नहीं। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में बहुत बड़े बदलाव होंगे, कई बड़े नेता खेत रहेंगे और कई नए नए नेता उभर के आएंगे, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज पानी नहीं पीने वाले हैं, उनको पानी नहीं मिलेगा पीने को। और यहां तक कहा जा रहा है कि जो एक केंद्रीय कृषि मंत्री है उनकी सीट पर इतनी कांटे की टक्कर है कि हो सकता है उनका स्थान तीसरा रहे, हो सकता है, कह रहा हूं, हो सकता है जीत भी जाए, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, ईडी उनकी है, सीबीआई उनकी है, इनकम टैक्स उनका है। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि चुनाव के अभी आंकड़े आने वाले हैं और वो एक दिशा तो जरूर बता देंगे कि क्या होगा। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, मैं मुतमईन हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। पिछले चुनाव देखिए, 90 में से केवल 15 सीटें ही ला पाई थी बीजेपी। तो 15 से अगर बीजेपी पूरा जोर लगा दे, अमित शाह पूरा जोर लगा दे, नड्डा जी जोर लगा दें, मोदी जी जोर लगा दें, तो जो छत्तीसगढ़ की सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं में कितना डेंट मार पाएंगे, किस तरह से वो प्रचार कर पाएंगे। गोबर खरीद हो, धान की खरीद हो, विद्यार्थियों के लिए किए गए फैसले हों, बहनों के लिए किए गए फैसले हों, और उस पर अमल। और एक और बात थी कि निर्विवाद और निर्विरोध नेता के रूप में भूपेश बघेल रहे। हालांकि बीच में इस तरह की बातें उड़ी कि वहां भी विरोध है, मतभेद है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो इससे भी बीजेपी को लगता है कि उसकी हालत खराब है। बीजेपी अगर सीटें बढ़ा भी ले तो 15 से 16 कर लेगी, 18 कर लेगी, 20 कर लेगी, लेकिन 90 में से कोई वो 45